विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। भारत के यदि निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया है और इस निकाय को हम निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है और जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में और निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपबंध हैं उनका प्रावधान किया गया है। इन अनुच्छेदों में निर्वाचन आयोग का संगठन, उनके कार्य, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है उसके द्वारा निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं उनको थोड़ा विस्तार प्रदान किया गया है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के चुनावों के लिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो समान रूप से उत्तरदायी है। परंतु राज्यों में होने वाले पंचायत और जो नगर निगम के जो चुनाव होते हैं इन चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होता। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्यों के जो निर्वाचन आयोग हैं उनकी अलग से व्यवस्था की गई है। तो चुनाव आयोग का जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो संसद और जो राज्य विधानमंडल हैं उनके जो चुनाव हैं वो संपन्न कराने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और उसी के लिए वो उत्तरदायी है। निर्वाचन आयोग की यदि हम संरचना की बात करें, संगठन के बारे में यदि हम देखें तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्य है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। सभी की जो सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष 1989 तक चुनाव आयोग 1 सदस्य था, लेकिन वर्ष 1989 में इस संस्था को 3 सदस्य बनाया गया। पुनः अगले वर्ष इसे 1 सदस्य बना दिया गया और इसके बाद में यदि नज़र डालें तो वर्ष 1993 से लेकर इसको पुनः 3 सदस्य आयोग है वो कर दिया गया है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इन सभी सदस्यों की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य जो आयुक्त हैं उसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो स्थिति है वो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उच्चतर होती है। बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्राथमिकता केवल इतनी है कि वह निर्वाचन आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान रूप से शक्तियां होती हैं। उनके वेतन, भत्ते, दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही होते हैं। तो यदि कुल मिलाकर हम देखें तो स्थिति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि वो निर्वाचन आयोग की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता करता है। बाकी लगभग सभी सदस्यों की जो शक्तियां हैं वो बराबर हैं, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो। अब निर्वाचन आयुक्तों के यदि हम कार्यकाल की बात करें तो इसके अंतर्गत निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो अधिकतम 6 वर्ष का होता है और वह 65 वर्ष की उम्र तक इस पद पर बने रह सकते हैं। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में जो भी पहले हो वो निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। या तो उनकी नियुक्ति को 6 वर्ष हो जाएं या उनकी उम्र पहले 65 वर्ष हो जाए, इनमें दोनों में जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, यदि हम बात करें निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के संबंध में तो इसके संबंध में निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को जो हटाने की जो जिम्मेदारी है या जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को ही प्रदान की गई है। यानी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी हटाने का जो अधिकार है वो या जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी नहीं हटा सकता। अब यदि हम निर्वाचन आयोग के कार्यों की यदि हम बात करें तो निर्वाचन आयोग जो है वो अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन करता है या संपन्न करता है। चुनावों से संबंधित समस्त व्यवस्था करने का जो कार्य या जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग, और चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य वो निर्धारित किया गया है। चाहे संसद हो, चाहे राज्यों के विधानमंडल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के पदों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति और जो कार्य हैं उनको मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में या 3 भागों में बांटा गया है। चुनाव आयोग की शक्ति और कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य। तो इन तीनों शक्तियों और कार्यों को चुनाव आयोग है वो संपन्न करता है। पहला, इसमें हम यदि देखते हैं तो चुनाव की तिथियों का निर्धारण करना। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है उसके अनुसार निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने संबंधी निर्णय करने का अधिकार संविधान के किसी अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव तिथियों का निर्धारण करने का जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो चुनाव तिथियों का जो निर्धारण करने का संबंधी जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग संपन्न करता है। चुनाव क्षेत्रों का जो परिसीमन या जो सीमांकन है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका महत्वपूर्ण कार्य चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान किया गया है कि 10 वर्ष पश्चात होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। यानी परिसीमन आयोग अधिनियम जो 1952 था उसमें ये स्पष्ट प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जो जनगणना होगी उसके उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन या परिसीमन का जो कार्य है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है और इसके अलावा इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश हैं वो इसके सदस्य होते हैं। जो परिसीमन गठित किया जाता है उसका पदेन सदस्य तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो मतदाता सूचियां तैयार करने का है। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्रत्येक चुनाव या जो मध्यावधि चुनाव होते हैं उससे पूर्व मतदाता सूचियां तैयार कराई जाती हैं। इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव किया जाता है। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता है। इसके अलावा मान लीजिए मतदाता सूचियों को अपडेट करना, जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है उसको मतदाता सूची से हटाना, जिन्होंने वयस्क के यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उनको मतदाता सूचियों में जोड़ना। तो ये सारे कार्य यानी मतदाता सूचियां तैयार कराने संबंधी जो कार्य हैं ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यानी संविधान में कुछ उपबंध निर्धारित किए गए हैं कि जैसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने का जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग करेगा, और निर्वाचन आयोग ने भी कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं कि यदि इतनी सीटें या इतने मत कोई दल प्राप्त करता है, कोई पार्टी प्राप्त करती है तो वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानी जाएगी, और इतने प्रकार के इतने प्रतिशत मत या इतनी सीटें यदि राज्य स्तर पर कोई पार्टी प्राप्त करती है तो वो राज्य स्तर का दल होगा। तो इसका निर्धारण है या राज्य
वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अब कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है। यानी मान लीजिए कोई संसद सदस्य की अयोग्यता का यदि प्रश्न आता है तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 103 के अनुसार निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके संबंध में परामर्श करने का ये अधिकार जो है वो भारत के राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको प्रदान किया गया है। तो ये अर्ध न्यायिक कार्य हैं, ये भी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। कुछ अन्य प्रकार के कार्य हैं जो निर्वाचन आयोग संपन्न करता है, जैसे राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रमों की सूची निर्मित करना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। इन सब के अतिरिक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में सूचना देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव है वो भी देता रहेगा। अब यदि हम निर्वाचन आयोग की यदि शक्तियों की बात करें तो निर्वाचन आयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है जो सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। आयोग भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित आवश्यक फाइलें हैं उनको देख सकता है। इसके अलावा आयोग के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं, वह निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है, उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्यवाही करने हेतु राज्यपाल या राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो इस प्रकार के अन्य जो कार्य हैं वो भी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना, उसका संगठन, कार्यकाल, सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सदस्यों को हटाए जाने संबंधी प्रावधान, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, कार्य, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के जो वीडियो हैं ये इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।